हेलो गाइस। आज जो है मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। तो टॉपिक नेम है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट जो है एक तरीके से प्लांक की हाइपोथेसिस बेस पर ही बेस्ड है। जैसे कि आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी का एक्सप्लेनेशन दिया था। एक तरीके से जैसे प्लांक ने ये कहा कि जो लाइट रेडिएट होती है या रेडिएशन लाइट जो है या इंसिडेंट लाइट है जब किसी मेटल पर गिरती है तो एक तरीके से उसका जो नेचर होता है लाइट का वो बंडल या पैकेट के फॉर्म में होता है। सेम यही चीज़ इन्होंने भी प्लांक की थ्योरी को लेकर और एक तरीके से इसको थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। तो इसमें देखिए एक कीवर्ड मैंने लिखा, ये लिखा हुआ की वर्ड, ये कीवर्ड है रेडिएशन हैज पार्टिकल कैरेक्टर। यानी जो लाइट है या एक्सरे है या रेडिएंट लाइट है इनका जो कैरेक्टर है कैसा है, पार्टिकल कैरेक्टर है। ठीक है ना। इसी बेस पे अब इसमें क्या होता है कि कॉम्पटन सर ने क्या किया था कि एक एक्सरे को जो है पार्टिकल, यानी पार्टिकल कौन था, इलेक्ट्रॉन, जो रेस्ट मास में रखा था उससे जो उसको कोलिजन कराया, हेड ऑन कोलिजन कराया और कोलिजन कराने के बाद उसके रिजल्ट को ऑब्जर्व किया और फिर ये भी बताया कि देखिए जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कोलिजन होगा, पार्टिकल का पार्टिकल से ही कोलिजन होगा, तो इस बेस पर ही आगे कोई एक्सप्लेनेशन आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि पार्टिकल रखा और हमने क्या किया, लाइट अगर वेव नेचर जैसा शो कर रही है तो लाइट तो वेव नेचर है ही है, लेकिन यहाँ पर ये था कि क्या लाइट का पार्टिकल नेचर है कि नहीं है, ये प्रूव करने की कोशिश करेगी। तो अब जब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, जब उस पर हेड ऑन कोलिजन हुआ तो उस बेस पर जो रिजल्ट मिले वो रिजल्ट एक तरीके से शो करने लगे कि रेडिएशन लाइट का जो कैरेक्टर है वो पार्टिकल जैसा है। तो इसी बेस पर हम आज स्टडी करते हैं। प्रोफेसर A.H. कॉम्पटन डिस्कवर्ड व्हेन एक्स-रेज बीम हाई फ्रीक्वेंसी। अभी ध्यान रखिए, अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो लो वेवलेंथ, और अभी हम डायग्राम से भी बताएंगे। यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी की जगह पर आप चाहें तो यहाँ पर लो वेवलेंथ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके रेसिप्रोकल होती है। तो आप इसको लिख सकते हैं लो वेवलेंथ। इस जगह पे हाई फ्रीक्वेंसी की जगह पे लो वेवलेंथ यूज कर सकते हैं। लो वेवलेंथ, वेवलेंथ कैसी है, लो है। ठीक है ना, हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ। वर इंसिडेंट ऑन आ मटीरियल, जब ये किसी मटीरियल पर गिरती है, कोलिजन होती है ना, इंसिडेंट ऑन द मटीरियल ऑफ लाइट एलिमेंट, और कैसा हो, लाइट एलिमेंट, सच एज कार्बन। अब कार्बन तो एक एटम है और हम कोलिजन इलेक्ट्रॉन से कराने की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसको भी अभी हम देखते कैसे। जैसे कि मान लीजिए यहां पर ये न्यूक्लियस है, एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके अराउंड ये मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, इस तरीके से ये मूव कर रहे होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, इसी तरीके से यहाँ पर होंगे, और ये बोरबरी के अकॉर्डिंग टू 18 और फिर बाहर आउटरमोस्ट सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे। कुल मिला के यहाँ पर है कि मान लीजिए कोई एक एक्सरे आके इस पर टकराएगी, तो टकराने के बाद क्या होगा, ये एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराएगी। जो कोलिजन होगा वो एटम के इलेक्ट्रॉन से होगा, और होने के बाद क्या होगा कि ये क्या है, फोटोन आ रही है। ठीक है, और इसकी एनर्जी h न्यू है। अब ये जब इससे कोलिजन करेगा तो क्या होगा, एक डायरेक्शन में स्कैटर्ड लाइट हो जाएगी, यानी फोटोन स्कैटर्ड हो जाएगा, और दूसरे डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन इधर रिकॉल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएगा, इस तरीके से दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसी तरीके से हम फिर इसमें एंगल से डिस्कस करके अभी फिगर बनाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर ये बात है फाइनली
कि कोई एक एक्सरे बीम है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई और वेवलेंथ लो, या ध्यान रखिए वेवलेंथ लो, यानी कि अगर हम ये कहें कि ये जो है लो वेवलेंथ की एक्सरे आ रही है, जब यहाँ पर रेस्ट मास का एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है तो जैसे इसे कोलिजन करेगा वैसे क्या हो जाएगा, एक डायरेक्शन में स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ेगा। एम्पलीट्यूड का यहाँ पे कोई केस की बात नहीं हो रही, यहाँ पर वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। ये वेवलेंथ कैसी हो जाएगी, इसके कंपेयर में बढ़ जाएगी, तो ये वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। यानी जो वेवलेंथ यहाँ है और जो स्कैटर्ड पार्टिकल है, ये इंसिडेंट पार्टिकल है और इंसिडेंट फोटोन रे है, और यहाँ पर स्कैटर्ड फोटोन है, जो इसकी वेवलेंथ होगी इसके कंपेयर में कैसी होगी, हाई होगी, इसकी वेवलेंथ हाई होगी। रीजन, जब ये फोटोन रे या इंसिडेंट रे जब किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे। अगर यहाँ एनर्जी फोटोन की E1 है तो यहाँ पर E2 हो जाएगी, और वो एनर्जी कैसी होगी, E1 से E2 कैसी हो जाएगी, लेस हो जाएगी। और जब ये एनर्जी लॉस हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी लॉस लो हो जाएगी, और जब फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो इसी पर्पज से हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो आप देखिए आइए, सच एज कार्बन इज स्कैटर्ड वेव कंटेन टू फ्रीक्वेंसीज f equal to c by lambda. One is the same as that of the incident X-ray and other is less than it. यही बात मैं बता रहा हूं यहाँ पर कि जो ये फोटोन रे जब आगे ट्रेवल करेगा और किसी पार्टिकल से कोलाइड होगा तो कोलिजन की कंडीशन में ये फोटोन अपनी एनर्जी लॉस करेगा। क्यों लॉस करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, और ये दूसरा जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोटोन बाकी बची एनर्जी से क्या करेगा, आगे की ओर मूव करेगा, है ना। तो ये स्कैटर्ड फोटोन होगा, ये इंसिडेंट फोटोन होगा, या इंसिडेंट रेडिएशन कह लीजिए। ये क्या है, स्कैटर्ड रेडिएशन है, और इसकी एनर्जी जो है इसके कंपेयर में, इंसिडेंट के कंपेयर में क्या होगी, लो होगी। क्यों लो होगी, क्योंकि ये जब इससे कोलाइड करेगा तो इलेक्ट्रॉन को भी तो एनर्जी दे देगा कुछ, और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, और ये क्या है, दूसरे डायरेक्शन में फोटोन, या हम यूं कहिए कि रेडिएशन रे जो थी वो दूसरे स्कैटर्ड रे, जो बाद में इसके कोलिजन के बाद जो रे निकलती है फोटोन, इसको हम स्कैटर्ड रे भी बोल सकते हैं ना, या स्कैटर्ड फोटोन बोल सकते हैं। क्लियर। तो अब आगे देखिए, यही यहाँ पर लैंग्वेज का मैंने यूज किया। तो इस फेनोमेना को जो है नाम क्या दिया गया, कॉम्पटन इफेक्ट। दिस फेनोमेनन is called Compton effect. According to Planck, light radiation have particle character which have energy h nu। और जो फोटोन प्लांक की थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कोई रेडिएंट एनर्जी रेडिएंट होती है, यानी लाइट रेडिएंट होती है, इंसिडेंट रेडियंस कहती है, या रेडिएंट लाइट होती है, तो वो एक तरीके से पार्टिकल कैरेक्टर रखती है। अब इसी के बेस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम बना के दिखाते हैं और इसके बेस पर इनिशियल डेटा कलेक्ट करते हैं। तो देखिए कैसे, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये रेस्ट मास पर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ, ये इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट पर रखा हुआ है। रेस्ट मास का यानी जब कोई चीज रुकी होती है तो रेस्ट मास का ही होता है। तो ये रेस्ट पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसका मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल कैसा होगा, जीरो होगा। जब रेस्ट पे रखा हुआ तो मोमेंटम जीरो होगा, और एनर्जी क्या होगी, एच नॉट एम, एनर्जी होगी mc स्क्वायर, क्योंकि ये रेस्ट मास m नॉट है तो mc स्क्वायर एनर्जी हो जाएगी। अब देखिए यहां पर ये फोटोन जो है, ये फोटोन ये इस तरीके से इंसिडेंट फोटोन इससे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन कर गया। जिस समय कोलाइड हुआ तो इस समय ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग।
अब इसमें क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है नॉकआउट कर देगा इसको। इस केस में एक डायरेक्शन में तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और एक डायरेक्शन में फोटोन मूव कर जाएगा। तो यहां पर देखिए, यहां आप जब पेपर में भी बनाएंगे तो वेवलेंथ आपको कैसे शो करनी है, वेवलेंथ हाई शो करनी है। ये ध्यान रखिए, मतलब लॉन्गर वेवलेंथ होगी इसके कंपेयर में। देखिए ये वेवलेंथ देखिए और ये वेवलेंथ देखिए, तो इन दोनों वेवलेंथ में क्या है, ये वेवलेंथ केवल इतने को शो कर रही है और ये वेवलेंथ यहां पर। तो ये वेवलेंथ लैम्डा 1 हो जाएगी और ये वेवलेंथ लैम्डा 1 हो जाएगी और ये वेवलेंथ लैम्डा 2। हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, हमें इन दोनों वेवलेंथ का डिफरेंस निकालना है। यही हमारा इसमें एम होगा आज के डेरिवेशन में। अब ये जब स्कैटर्ड पार्टिकल जो होगा, स्कैटर्ड पार्टिकल होगा, ये कितने थीटा एंगल से, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर स्कैटर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से कितना हो जाएगा, फाई एंगल से रिकॉल हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन है और कैसा हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन रिकॉल्ड हो जाएगा, है ना। अब देखिए आगे, इधर तो इलेक्ट्रॉन चला गया, इधर ये क्या हुआ, फोटोन, जिसे हम क्या कहेंगे, स्कैटर्ड। फोटोन बोल सकते हैं आप, फोटोन, ठीक है। और ये क्या है, इंसिडेंट फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन हो जाएगा, इंसिडेंट फोटोन। क्लियर है ये इसका। अब देखिए जब ये इंसिडेंट फोटोन है तो ये हैज एनर्जी और मोमेंटम, इसकी एनर्जी E1 होगी और मोमेंटम क्या होगा, P1 हो जाएगा। किसका, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी E1 और मोमेंटम P1 होगा। जब ये इससे कोलाइड करेगा तो कोलिजन की कंडीशन में, बिफोर कोलिजन, इसके पास एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, एनर्जी होगी E2 और मोमेंटम कितना हो जाएगा इसका, मोमेंटम आप मोमेंटम ये हो जाएगा P2, एनर्जी हो जाएगी। इसी तरीके से यहां पर ये एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी तो हो जाएगी, एनर्जी E1 एंड मोमेंटम कितना हो जाएगा यहां पर, मोमेंटम P1। ये इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी है और क्या है, मोमेंटम है। ये क्या है, आप बिफोर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन आ जाएगी। इसके बाद इसमें जब ये निकलेगा तो यहां पर इसके पास एनर्जी कितनी होगी, K होगी। ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू रखिएगा, ठीक है ना। आप देखिए इस डायग्राम को समझ लिया। अब इसी के बेस पर हम फार्मूला ड्राइव करेंगे और हम रिलेशन निकालेंगे, इन दोनों वेवलेंथ के बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे, है ना। जो भी रिजल्ट आएगा वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम देखिए इस डायरेक्शन में थीटा एंगल से, तो P2 मोमेंटम के दो कंपोनेंट होंगे। एक तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P2 cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट जो इसका निकलेगा ये हो जाएगा P2 sin थीटा। क्लियर है। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन है, तो रिकॉल्ड इलेक्ट्रॉन के लिए जो है, रिकॉल्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो रिकॉल्ड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका जो है मोमेंटम कितना हो रहा है, P हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, P। इसको हम P से रिप्रेजेंट। अब इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, तो इसके दो कंपोनेंट, एक हो गया P cos फाई, क्यों, फाई एंगल है, और दूसरा ये क्या निकल कर आ गया यहाँ पर, P sin फाई। तो दो कंपोनेंट इसके हो गए। अब हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन मोमेंटम तो यहाँ हमें दो तरीके से दिया है, एक तो एक्स एक्सिस के अलाउ है और दूसरा ये क्या है, वाई एक्सिस के अलाउ है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलाउ यूज करेंगे। तो एक्स एक्सिस के अलाउ क्या है, ये तो देखिए इनिशियल मोमेंटम क्या है, ये देखिए हमने लिख रखा है P1। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या हो जाएगा, बिफोर कोलिजन इंसिडेंट फोटोन का मोमेंटम है P1 और इस ये रेस्ट पे रखा हुआ, तो इसका तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जीरो हो जाएगा, जीरो इक्वल टू, और ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग ले रहे हैं, दूसरा ये लिखेंगे P2 cos थीटा और प्लस P cos फाई, ये हमने निकाल लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, P1 माइनस P2 cos थीटा। तो वी कैन रिटर्न ऐसे आप करके लिख सकते हैं या ऐसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं, वी राइट जो भी आप वर्ड यूज करना चाहें, P cos फाई, और हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। क्लियर है, एक तो हमारा रिजल्ट ये निकल आया। अब दूसरा क्या है कि हम मोमेंटम अलोंग टू वाई, तो देखिए वाई में ये इस डायरेक्शन में है और इसका ये डायरेक्शन में, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट और इक्वल है। तो यहां पर आप लिख लेंगे P2 साइन, तो ये अलोंग टू हमने देखिए लिख दिया मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, तो ये हो जाएगा P2 साइन थीटा इक्वल टू, ये देखिए जस्ट अपोजिट है इसके, और ये कितना हो जाएगा, P साइन फाई। ठीक है ना, इस इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करिए। क्या करिए आप, स्क्वायरिंग, एक तो स्क्वायरिंग करिए, दोनों का स्क्वायर करिए, फिर इसके बाद क्या करिए, ऐड कर दीजिए, एडिंग। ठीक है ना, किनको, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो इक्वेशन को आप क्या करिए, स्क्वायर करिए और फिर इसके बाद आफ्टर ऐड कर दीजिए। तो देखिए यहां पर इन दोनों का स्क्वायरिंग करेंगे, तो देखिए स्क्वायरिंग ऐसे तो होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये इस तरीके से ऐसे स्क्वायर हो जाएगा, ये इस तरीके से स्क्वायर हो जाएगा, और ये इस तरीके से स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना, तो स्क्वायर जब हम करेंगे, अब इस स्क्वायर को यहां पर ऐसे लिख दीजिए, P1 माइनस P2 cos थीटा, ये स्क्वायर हुआ है ना, ये हमने ऐसे लिख दिया था, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाए, ये हमने स्क्वायरिंग कर दी। ठीक है ना, और इसका राइट हैंड साइड क्या है, P cos स्क्वायर फाई, ये P स्क्वायर भी हो जाएगा, cos स्क्वायर फाई इधर। इसी तरीके से इसको भी स्क्वायर कर लीजिए, इसका हम स्क्वायर करेंगे P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड में P स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। क्लियर है, अब इन दोनों को स्क्वायर कर, ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा हमको, ये वाला ब्रैकेट खोल दीजिए और फिर इसके बाद ऐड कर दीजिए। तो देखिए क्या बनेगा, इसमें इन दोनों को ऐड कर लेंगे, है ना, स्क्वायर करके ऐड किया। तो देखो इसका स्क्वायरिंग खोल दीजिए, अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, P1 स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा, P2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस P2 P1 कॉस थीटा, ये हो गया। और ये वाला टर्म इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये वाला टर्म ऐड करेंगे तो हो जाएगा P2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये लेफ्ट हैंड के दोनों के ऐड हो गए। अब राइट हैंड में देख लीजिए, राइट हैंड में क्या है, इन दोनों में देखिए ये दोनों P स्क्वायर कॉमन है, तो P स्क्वायर ऐसे कर दीजिए। अब ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। क्लियर, ये दोनों निकल कर आ गए। तो राइट हैंड में देखिए कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहां देखिए ये P2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये P2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें P2 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए,
फिर इस ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट हमारा निकल कर आएगा P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर माइनस 2P1 P2 cos थीटा इक्वल टू, ये तो 1 में चला गया, यहां आ जाएगा P स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम नाम दे दें थर्ड इक्वेशन। क्लियर है? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब हम एनर्जी की बात करते हैं यहां पर, है ना। तो अब थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, तो फिर हम इधर वाले को रफ कर दें और सॉल्व करते हैं। वैसे हमारा इतना काम खत्म हो गया है यहाँ पर, तो हम इसी की जगह पे मेन इक्वेशन हमको ये चाहिए थी, ये हमने ले ली। अब इसके बाद देखिए हम रफ कर देते हैं, और फिगर अभी जरूरत पड़ेगी, उसके बाद इसको भी हम इरेज कर देंगे। तो अब आइए हम लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन देखिए यहां पर, इसकी इंसिडेंट पार्टिकल की, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी क्या है? E1 है। इसके बाद इसकी एनर्जी कितनी है? यहां पर इस साइड देखिए एनर्जी, वो E2 है, और इसकी कितनी एनर्जी? K है। तो इक्वल टू यहां पर E2 प्लस K, ये ऐसे लिख दिया। अब E1 को इधर ले आइए, E1 माइनस E2 कर दीजिए, इक्वल टू K कर दीजिए। अब देखिए मोमेंटम और एनर्जी में जो रिलेशन है, एनर्जी इक्वल टू P और C के होता है, P और C के। अब अगर यहाँ 1 है तो मोमेंटम 1 हो जाएगा, और ये क्या है? ये हो जाएगा P2C। ये एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन होता है। तो यहाँ पर E की जगह पर क्या लिख, E1 की जगह लिख दीजिए P1C, और यहाँ पर लिख दीजिए P2C, और C कॉमन ले लीजिए। P2 क्या किया हमने? कॉमन ले लिया, सॉरी C कॉमन ले लिया, ये K हो जाएगा, तो ये C क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऐसे आ जाए, तो K बाई C हो जाए। तो P1 माइनस P इक्वल टू क्या हो जाएगा? K बाई C। एक हमारे पास रिजल्ट ये निकल कर आ गया, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे इसी में काम आना। अब देखिए ये जो है लाइट वेव से ट्रेवल करता है, ये रेस्ट में रखा हुआ है। तो रिलेटिविस्टिक्स की कंडीशन में, रिलेटिविस्टिक्स की कंडीशन में क्या हो जाता है? एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या होता है? फॉर रिलेटिविस्टिक में, फॉर रिलेटिविस्टिक्स मोमेंटम और एनर्जी में रिलेशन क्या होता है? मोमेंटम एंड एनर्जी क्या हो जाता है? रिलेशन। इसका रिलेशन होता है फॉर रिलेटिविस्टिक कंडीशन में मोमेंटम रिलेशन बिटवीन, या यूं के हाँ ये क्या होगा रिलेशन इन दोनों के बीच में? E स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर C की पावर 4। ये एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन होता है, किसकी कंडीशन? रिलेटिविस्टिक की कंडीशन में। तो आप देखिए E इक्वल टू क्या होता है? E इक्वल टू जो होती टोटल एनर्जी है, और वो टोटल एनर्जी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। अब ये कहां से आई? देखिए इस समय ये काइनेटिक एनर्जी से चला, और इसकी रेस्ट मास एनर्जी क्या है? m नॉट C स्क्वायर। तो ये हो जाएगा K प्लस m नॉट C स्क्वायर। ये यहां पर ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। ये टोटल एनर्जी होगी, ये P स्क्वायर, ये C स्क्वायर लिखा, और इसको हमने m नॉट स्क्वायर C की पावर 4। आइए ब्रैकेट खोल दीजिए, K स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर C की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 2K m नॉट C स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस
अब इसका काम खत्म हो गया। यहाँ पर ये हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ये देखिए ये और ये टर्म कैंसिल हो गया। क्लियर? तो हमारे पास अब बचा क्या है यहाँ पर, ये जो है क्या बचा है, ये के स्क्वायर है प्लस 2 km नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, सी स्क्वायर से इसमें डिवाइड कर दिए, तो ये सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है ना, तो डिवाइडेड सी स्क्वायर इसमें, तो ये सॉरी ये तो कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये तो ऐसे रहेगा सी स्क्वायर, लेकिन ये सी स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब फिगर का काम खत्म हो गया, अब हम कैलकुलेशन के लिए इसको यूज कर लेंगे। के स्क्वायर सी स्क्वायर, ये के स्क्वायर और ये सी स्क्वायर का रिजल्ट देखिए, के स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बराबर यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, P1 माइनस P2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 2km नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर, ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पर, तो देखिए P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 2P1 P2, P1 माइनस P2 का क्या हो जाए, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर माइनस 2P1 P2 प्लस 2km नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम फोर्थ नाम दे दें। आप ध्यान दीजिए, इक्वेशन फोर्थ ये, इक्वेशन थर्ड ये, इन दोनों को हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। इक्वेशन फोर्थ में से थर्ड को कर दीजिए या थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो इन दोनों को जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने के केस में क्या आ जाएगा, देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन, चाहे हम यहां लिख दे रहे हैं इक्वेशन P1 ऐसे, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 2P1 P2 ये आ गया प्लस 2m नॉट k इक्वल टू पी स्क्वायर। इसी तरीके से ये इक्वेशन क्या थी, फोर्थ है इक्वेशन फोर्थ। अब इक्वेशन थर्ड क्या है, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस 2P1 P2 कॉस थीटा इक्वल टू राइट में क्या है, पी स्क्वायर है। ये इक्वेशन क्या है, थर्ड है। ठीक है ना, आप इसको क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है ना, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, ये साइन ये प्लस ये माइनस, तो देखो राइट हैंड में तो ये दोनों कट गए, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का है तो यहाँ पे लिख दिए 2P1 P2 कॉस थीटा, ये माइनस का यहाँ पर लिख दिए 2P1 P2, ये आ गया। इसके बाद ये प्लस लिखा हुआ है 2m नॉट k इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या है P1 P2 2 कॉमन ले लिए, P1 P2 और माइनस भी कॉमन ले लीजिए। क्या करिए आप, माइनस भी कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला टर्म आप क्या करिए, माइनस 2m नॉट k लिख दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी P1 P2 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू m नॉट, तो ऐसे लिखा रहनी है, k की जगह पर आप क्या लिख दीजिए, k की जगह पे देखिए ये लिख दीजिए, ये वैल्यू k की जगह, यानी k की जगह पे लिख दीजिए P1 माइनस P2 और ये c लिख दीजिए, यहां से ये वैल्यू लेके आया, ये देखिए ये ऐसे लिख दिया यहाँ पर k की जगह पे। ठीक है, तो अब ये फाइनली क्या हो गया, m नॉट c
और ये P1 P2 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो P1 यानी P1 P2 और माइनस ये P2 है, तो यहाँ P1 और ये P2 लिख दीजिए। क्लियर है? यहाँ से ये डिवाइड में चला गया, तो ये क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा बचा। क्लियर है? अब देखिए ये P1 से ये P1 कैंसिल हो गया, ये P2 से P2 कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो अब रिजल्ट क्या निकला, 1 माइनस कॉस थीटा। ये है राइट में क्या लिखा है, राइट हैंड साइड में एम नॉट सी। अब P इक्वल टू क्या होता है, डी ब्रोए फार्म हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है, डी ब्रोए हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग होता है P इक्वल टू एच बाई लैम्डा। क्लियर है? यही तो फार्मूला होता है। तो मोमेंटम एनर्जी, मोमेंटम एंड वेवलेंथ के बीच में यही फार्मूला होता है। अगर यहाँ 1 कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ P2 कर देंगे तो h बाई लैम्डा 2 हो जाएगा। ये P1 P2 की वैल्यू यहाँ पर भर दीजिए, तो 1 अपॉन पुट करिए, P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, h अपॉन लैम्डा 2, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन ये P1 है ना, तो h अपॉन लैम्डा 1। क्लियर? अब ये काम खत्म हो गया, इसका काम यहाँ पे खत्म हो गया। ये ऊपर दोनों हो जाएंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, ये ऐसे लिखा रहेंगे, एम नॉट सी, एच दोनों में कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा। ये ऊपर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इसको हम फाइनल क्या लिखेंगे, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, तो ऐसे लिखा, और ये वाला टर्म ये जो है ये इस साइड ले आएंगे, तो h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। यही फाइनल रिजल्ट निकल कर आ गया। क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, एक बार फिर हम इसको यहाँ पर रफ करके और बताते हैं कि क्या रिजल्ट हमारे फाइनल होंगे, है ना। तो देखिए बहुत थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है और कुछ नहीं है इसमें। रिजल्ट में डिस्कस करना होगा कि रिजल्ट क्या बन के आ रहा है यहाँ पर। तो आप देखिए ये जो रिजल्ट निकल कर आया है ये क्या है, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इक्वल टू किसके है, h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? इसको हम डेल्टा लैम्डा लिखेंगे, इसको हम लैम्डा सी लिखेंगे और 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका नाम है शिफ्ट वेव लेंथ। ठीक है, शिफ्ट वेव लेंथ, इसका नाम क्या है, ये देखिए h बाई एम नॉट सी, ये तीनों ही यहाँ पर पैरामीटर जो दिया है कांस्टेंट है, तो इसे हम बोलेंगे कॉम्पटन वेव लेंथ, इसको नाम देंगे कॉम्पटन वेव लेंथ। क्लियर है? और ये 1 माइनस कॉस थीटा, तो यानी शिफ्ट वेव लेंथ जो है किस पर डिपेंड हो रही है, वो सिर्फ इस पर डिपेंड हो रही है, क्योंकि ये तो पूरा टर्म कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही निकलेगा इसकी वैल्यू। अब ये कांस्टेंट कितनी वैल्यू होगी ये भी हम बता देंगे अभी। तो देखिए डेल्टा लैम्डा जो है एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस पर डिपेंड है, 1 माइनस कॉस थीटा पर, यानी कुल मिला के स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड है। 1 तो ये कैसी कांस्टेंट वैल्यू है, 1 माइनस कॉस थीटा यानी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो शिफ्ट वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक तरीके से स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड कर रही है। तो स्कैटर्ड जो फोटोन हुआ है उस पर डिपेंड कर रही है। अब देखिए यहाँ पर लैम्डा 2 बड़ा है, लैम्डा 1 छोटा है, तो हमने देखिए फिगर जो बनाया था उसमें आपको यही तो दिखाया था यहाँ पर कि ये जो ऐसे जा रही है ये, तो ये वेवलेंथ कैसी होगी, ये वेवलेंथ लैम्डा 2 होगी, और ये वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा 1 होगी। तो ये वेवलेंथ जो निकल कर आएगी लैम्डा 1, ये लैम्डा 2 से कैसी होगी, छोटी होगी। बल्कि हम इसको और ऐसे भी दिखा सकते हैं इस तरीके से, तो ये और ये लैम्डा 1 यानी इतना हो गया, और ये लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 क्या होगी, ग्रेटर देन टू लैम्डा 1, यानी कि स्कैटर्ड फोटोन की, या यूं कहिए कि रेडिएशन की, क्योंकि ये फोटोन भी है रेडिएशन भी है, तो इसकी जो वेवलेंथ होगी
वो इससे क्या ज़्यादा, इंसिडेंट रेडिएशन से ज़्यादा होगी। यानी इसका मतलब ये एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कुछ लॉस हुई ना, इसको इलेक्ट्रॉन को क्या करा, रिकॉल यानी नॉकआउट करने में हुई। तो शिफ्ट जो शिफ्ट वेवलेंथ है वो मेनली किस पर डिपेंड कर रही है, 1 माइनस कॉस थीटा पे। ये क्या है, लैम्डा सी है। लैम्डा सी की वैल्यू क्या है, h अपॉन एम नॉट सी है। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 किसके बराबर होती है, जूल इंटू सेकेंड पे हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रॉन का मास है, रेस्ट मास है, इंटू 10 की पावर -31 हो जाएगा। और ये क्या है, c लाइट स्पीड है, इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8। इसको कैलकुलेट करेंगे 0.0242 एंगस्ट्रॉन्ग निकल कर आएगी। ये कितनी आएगी, 0.0242 एंगस्ट्रॉन्ग वैल्यू निकल कर आएगी अगर हम इसको पूरा सॉल्व करें। तो ये वेवलेंथ निकल कर आ रही, क्लियर है। अच्छा, जब ये वैल्यू फिक्स होगी, अब ये तो कांस्टेंट होगी, तो ये तो टर्म कांस्टेंट हो गया, तो अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये कैसे इस पर डिपेंड करता है, ये देख लीजिए किन किन कंडीशनों पर ये अप्लीकेबल होगा, है ना। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं लैम्डा इक्वल टू लैम्डा सी। अगर थीटा इक्वल टू केस फर्स्ट ले लें, केस फर्स्ट थीटा इक्वल टू हम 0 डिग्री ले लें, यानी 0 डिग्री। तो 0 डिग्री यहां पुट करिए आप, तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो उस केस में cos 0 इक्वल टू 1, इस केस को पुट करेंगे तो यहां पर ये क्या आएगा, लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 1 है, और ये क्या हो जाएगा, लैम्डा सी है यहां पर, और 1 माइनस 1 यानी 0 आ जाएगा। तो लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 1 हो जाएगा। यानी इस केस में कोई कोलिजन नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यानी इस कंडीशन में अगर ये रेडिएशन सीधा हो गया, सीधी चली गई, यानी ये ऐसे ही ट्रेवल करती चली गई, ये ऐसे ऐसे चली गई, तो इसका मतलब है कोई कोलिजन नहीं हुआ अगर 0 डिग्री बनम। एक केस तो ये हो गया। सेकंड केस क्या होगा, तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, है ना। तो आप सेकंड केस देखिए, इसका निकल कर आएगा केस सेकंड डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा सी और 1 माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू हमने क्या करी, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 90 इक्वल टू 0, तो लैम्डा सी इक्वल टू 1 माइनस 0, यानी ये कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल आ जाएगी। और ये वैल्यू क्या होती है, 0.00242 एंगस्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एक तो ये निकल कर आए। दूसरा केस क्या है, केस थर्ड लेंगे यहाँ पर। तो केस थर्ड में अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री ले लें तो कॉस 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाता है। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा सी 1 माइनस, और ये वैल्यू क्या है 1 प्लस हो जाएगी, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो यानी ये कॉम्पटन वेवलेंथ के जस्ट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो 2 इंटू ये वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.0242 एंगस्ट्रॉन्ग है। तो ये हो जाएगी वैल्यू 4840.2 एंगस्ट्रॉन्ग। यही तीसरा रिजल्ट है, क्लियर है। एक रिजल्ट ये है, एक रिजल्ट ये निकल कर आया था इसमें, और एक रिजल्ट ये निकल कर आया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो है अगला जो हम वीडियो इसमें बनाएंगे वो काइनेटिक एनर्जी और स्कैटरिंग वेवलेंथ, स्कैटरिंग एंगल, और क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एंगल बना हुआ उनके बीच में रिलेशन निकाल के दिखाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।